गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ तक पार्टिकल फिजिक्स की बात है, तो पार्टिकल फिजिक्स से नेट के सिलेबस में एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। सो 1 to 2 क्वेश्चंस इन नेट JRF, और एक क्वेश्चन गेट में आता है। एक एक ही क्वेश्चन आपका टिफर में जेस्ट में आ जाता है। ठीक है। तो इन जनरल अगर बात करें तो 5 से 10 नंबर आपके नेट में कवर करेंगे, और 2 मार्क्स इन गेट। 2 मार्क्स में ही आता है, जनरली 1 मार्क्स में नहीं पूछते। तो पार्टिकल फिजिक्स की आज शुरुआत करेंगे। तो पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स में आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। So what are elementary particles? Elementary particles are those particles which do not have internal structure और इसी को अलग वर्ड्स में बोल सकते हैं, और which those particle which are not made up of, are not formed by or made up of other particles। ठीक है। तो उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के एग्जांपल हैं आपके लेप्टन्स, क्वार्क्स एंड एक्सचेंज बोसॉन्स। एक्सचेंज बोसॉन्स में जैसे आपके जितनी भी इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गई, ग्रेविटेशनल हो गई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना, अ, एक एक्सचेंज बोसोन है आपका फोटोन। फोटोन इज नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल, ये बात याद रखना। ये कहीं पे अगर स्टेटमेंट में दे के पूछ दिया कि फोटो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें दिया हुआ है कि फोटोन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स में फिर एक और चीज आती है, एक होता है कंपोजिट पार्टिकल। कंपोजिट पार्टिकल। कंपोजिट पार्टिकल वो जो एक से ज्यादा से मिलके बने हुए हो, जैसे आपका हेड्रोन हो गया। ठीक है। हेड्रॉन्स जो है, जिसमें आपका मीसॉन्स और बेरियम्स वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है। वो आपके कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, हेड्रॉन्स, बेरियम्स, मीसॉन्स, ये आपके कंपोजिट पार्टिकल हैं। ठीक है। तो अब देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स
can be classified. So elementary particle can be divided on the basis of four properties. So elementary particle elementary particles can be classified on the basis of four properties. बेसिकली फोर है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ब्रॉडली फोर कैटेगरीज है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है मास के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो मास के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया हुआ है? पहला है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में दीज आर लाइटर देन मेसॉन्स। लेप्टॉन्स क्या है अभी आ गए हैं। सेकंड है मेसॉन्स। मेसॉन्स दे आर इंटरमीडिएट, दे आर इंटरमीडिएट दे आर इंटरमीडिएट मतलब हेवियर देन leptons and lighter than baryons। थर्ड आपका आता है baryons। These are heavier than mesons। सेकंड कैटेगरी आपकी आती है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेसिस पे देयर आर फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस। देयर आर फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस। पहली है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कहाँ काम करेगी? ग्रेविटेशनल विल वर्क ऑन पार्टिकल्स हैविंग मास जैसे कोई भी पार्ट जैसे मास तो एक्सेप्ट फोटोन एवरीथिंग विल हैव अ मास। अभी पहले तक ये माना जाता था कि जो आपका न्यूट्रिनो है वो मासलेस पार्टिकल है, लेकिन अभी कुछ स्टडीज हुए हैं जिनमें पता चला है कि न्यूट्रिनो हैव ऑल्सो मास। सेकंड आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन पार्टिकल्स हैविंग चार्ज। क्वांटा की अगर बात करें, इसका क्वांटा होगा ग्रेविटॉन, इसका क्वांटा होगा फोटोन। आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड इंट्रैक्शन दिस विल वर्क ऑन लेप्टॉन्स। और क्वांटा होंगे मतलब एक्सचेंज पार्टिकल होगा। आपका डब्ल्यू बोसोन
एंड जेड बोसोन। डी आपका होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस विल वर्क ऑन हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, मीसॉन्स एंड बैरियॉन्स। एक्सचेंज पार्टिकल आपका जाएगा, हाँ, ग्लूऑन्स। ठीक है। इसमें आपका, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन का थर्ड होगा इंट्रैक्शन जिसके बेसिस पे आप डिवाइड करोगे, थर्ड आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम इन फ्री डीके। लाइफ टाइम इन फ्री डीके। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, पहला आएगा आपका स्टेबल पार्टिकल। तो स्टेबल पार्टिकल कौन होंगे, पार्टिकल्स whose lifetime is almost infinite। मतलब जो पार्टिकल डिके ही नहीं करते, वो पार्टिकल्स डू नॉट डिके। ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा फोटोन, ग्रेविटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, उसका एंटी न्यूट्रिनो, मतलब लेप्टन्स, अगर सिंपली बात करें तो। ठीक है। सेकंड आपका आता है मेटा स्टेबल। तो इनके लिए क्या होगा, लाइफ टाइम मोर देन 10⁻⁻²2 वो सारे आपके मेटास्टेबल पार्टिकल होंगे। जो मोस्टली पार्टिकल है, मोस्ट पार्टिकल फॉल इन दिस कैटेगरी। मोस्ट पार्टिकल्स फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक है। आपका थर्ड आपका आता है रेजोनेंस पार्टिकल। रेजोनेंस पार्टिकल्स, क्लियर। रेजोनेंस पार्टिकल्स लाइफ टाइम लेस देन 10⁻⁻20 these particles are highly unstable। these particles are highly unstable। ठीक है। फोर्थ क्लासिफिकेशन आपका आता है, फोर्थ क्लासिफिकेशन आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ठीक है। स्पिन के बेसिस पे आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इंटीजर स्पिन, इंटीजर स्पिन और इंटीग्रल स्पिन भी लिख देते हैं कभी कभी। और दूसरा आता है हाफ इंटीजर स्पिन और हाफ इंटीग्रल स्पिन। जैसे एग्जांपल जीरो स्पिन, वन स्पिन, टू स्पिन। स्पिन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। हाफ इंटीजर स्पिन आ गया, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2। वो सारे पार्टिकल जो इंटीजर स्पिन होते हैं उनको हम बोसॉन की कैटेगरी में डालते हैं, बोसॉन्स। जो हाफ इंटीजर स्पिन होते हैं उन सबको हम फर्मियोन्स की कैटेगरी में डालते हैं। दीज आर कॉल्ड फर्मियोन्स।
तो हम पहले स्पिन से ही शुरुआत करते हैं कि स्पिन के बेसिस पे कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आएगा आपका, पहला आपका आएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। तो अभी बताया कौन सी कैटेगरी आ जाएगी स्पिन के बेसिस पे। पहला आपका आ जाएगा बोसॉन्स, दूसरा आपका आ जाएगा फर्मियोन्स। इसकी स्पिन कैसी, 0, 1, 2, 3। ये कैसे, हाफ, 3/2, 5/2, 7/2। ठीक है। अब बोसॉन्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कैसे। पहला आपका आ गया ग्रेविटॉन, दूसरा आपका आ गया फोटॉन, तीसरा आपका आ गया मिसॉन। फोटोन को गामा से डिनोट, मिसॉन्स। मिसॉन्स को फर्दर फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आपका ईटा मेसॉन, पाई मेसॉन और के मेसॉन। ईटा मेसॉन दो कैटेगरी, दो टाइप्स है। ईटा जीरो, ईटा डैश, पाई तीन, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। के मेसॉन के दो टाइप हैं, के प्लस, के जीरो। अब इनके एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, एंटी पार्टिकल्स क्या है, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं बताता हूँ एंटी पार्टिकल्स के बारे में। ये जो ईटा डैश है, ये इसकी डिस्कवरी काफी बाद में हुई थी। इनके एंटी पार्टिकल्स क्या क्या होंगे। ईटा जीरो का एंटी पार्टिकल ईटा जीरो, पाई प्लस का एंटी पार्टिकल पाई माइनस, पाई जीरो का पाई जीरो, पाई माइनस का पाई प्लस, के प्लस का के माइनस, के जीरो का के जीरो बार, जी का एंटी पार्टिकल जी, फोटोन का फोटोन। क्लियर है। तो आप अगर कहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं गामा जी, पाई जीरो, ईटा जीरो, आर आर देयर एंटी पार्टिकल ऑफ themselves, एंटी पार्टिकल्स ऑफ themselves। क्लियर। अब हम आते हैं फर्मियोन्स पे। फर्मियोन्स को डिवाइड किया गया है, एक कैटेगरी बनाई लेप्टॉन्स, दूसरी कैटेगरी बनाई बेरियॉन्स। अब लेप्टॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, उसका एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। सेकंड जनरेशन में आपका आएगा म्यू, उसका एंटी पार्टिकल म्यू प्लस, उसका न्यूट्रिनो, उसका एंटी न्यूट्रिनो। थर्ड जनरेशन में आएगा टॉ, उसका एंटी पार्टिकल न्यूट्रिनो और उसका एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर। बेरियंस को फिर डिवाइड किया गया फर्दर, किसमें, न्यूक्लियॉन्स में। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया,
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, म्यू माइनस का एंटी पार्टिकल म्यू प्लस, टो माइनस का एंटी पार्टिकल टो प्लस। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल म्यू एंटी न्यूट्रिनो, टो न्यूट्रिनो का पार्टिकल टो एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूक्लियॉन्स में दो आएंगे आपके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन। बेरियंस को न्यूक्लियॉन्स और किस किस में डिवाइड किया गया? दूसरी कैटेगरी हमने बनाई हाइप्रॉन्स। हाइप्रॉन्स को फर्दर डिवाइड किया गया लेमडा। लेमडा का एक टाइप लेमडा जीरो, उसका एंटी पार्टिकल लेमडा जीरो बार। सेकंड कैटेगरी हमने बनाई सिग्मा। ठीक है, सिग्मा तीन टाइप के आए, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो। इनके एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा जीरो बार। थर्ड कैटेगरी हमने बनाई साई। साई में दो पार्टिकल आए, साई जीरो एंड साई माइनस। साई जीरो का एंटी पार्टिकल साई जीरो बार, साई माइनस का साई माइनस बार। फोर्थ कैटेगरी हमने बनाई ओमेगा। ओमेगा माइनस, और इसका एंटी पार्टिकल आया ओमेगा माइनस बार। तो ये आपकी पूरी क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। क्लियर है? अब इसके बाद हमने एक क्लासिफिकेशन इंटरेक्शन के बेसिस पे भी की थी। तो इंटरेक्शन के बेसिस पे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन कौन कौन सी होती हैं आपकी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, एमएससी के एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में पूछ लेते हैं। तो मैं आपको इंटरेक्शन के बारे में बताता हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उससे आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। तो एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको। आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉपर्टीज और पैरामीटर। यहाँ पे आप लिखोगे कौन सी आपकी फोर्स है। जैसा आपकी चार फोर्स है, पहली आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, दूसरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तीसरी आपकी वीक फोर्स है, और चौथी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है? अब जो पहला पैरामीटर आपका आता है, पहला पैरामीटर आपका आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में, अगर मैं स्ट्रॉन्ग की रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 मान लूं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ आपकी 1/100 हो जाएगी। वीक की इंटरेक्शन 10⁻13 हो जाएगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻39 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10⁻39 टाइम्स वीक है। इसका मतलब कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में स्ट्रेंथ जो है उसकी अगर 1 है,
तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की 10⁻³ 39 से स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है? अच्छा, ये निकालते कैसे हैं? जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। ये कांस्टेंट है, जीएच जो है वो कांस्टेंट है स्ट्रॉन्ग का, अपॉन एच क्रॉस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कपलिंग इसका होता है, कपलिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा भी होगा। एल्फा इज इक्वल टू E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस सी। इसकी वैल्यू भी 1/137 आती है, आपने पढ़ा होगा। वी के लिए आपका आता है GF MP²C डिवाइडेड बाय एच क्रॉस स्क्वायर। और इसका तो आपको पता ही है, इसके लिए तो आपने पढ़ा ही है, G M1 M2/R²। क्लियर है? तो ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ का हो गया। ठीक है, और इसमें देख के पता चल रहा होगा आपको कि वीकेस्ट आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। सेकंड आपका पैरामीटर आता है रेंज। कितनी रेंज होती है? ठीक है, कहाँ तक दो पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। तो जब तक पार्टिकल के बीच में इतनी स्ट्रेंथ है तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगी उन पार्टिकल्स के बीच में, उसके बाद नहीं लगेगी। इसके लिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। वीक के लिए 10⁻⁻18 मीटर्स होती है, और ग्रेविटेशनल के लिए आपकी फिर से इनफाइनाइट होती है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, या इंट्रैक्शन है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है, वो आपकी लॉन्ग रेंज इंट्रैक्शन है। थर्ड आपका आता है लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम की अगर बात करें, लाइफ टाइम की यहाँ पे बात हो रही है कितनी देर टाइम के लिए वो जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है, एक्सचेंज पार्टिकल। तो इसके लिए आपका होगा कितनी देर के लिए लगती है, 10⁻⁻22 सेकेंड्स। जब हम स्टेबल और वो पढ़ रहे थे हेड्रोन बेरियम, तो तब भी हमने ये लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए आता है 10⁻⁻21 से 10⁻⁻14 सेकेंड्स। वीक के लिए ये टाइम आएगा आपका 10⁻⁻13 से 10⁻³ ये 3 है। ठीक। और ये आता है आपका ग्रेविटेशनल के लिए आता है 10⁻16 सेकेंड। तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट के आसपास आ जाता है। ठीक है, फोर्थ आपका पैरामीटर है जिसपे हम जज करेंगे, वो आपका है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपका कितना होगा? ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के लिए आपका आएगा, स्ट्रॉन्ग के लिए आता है 10⁻⁻30 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आता है 10⁻⁻33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वीक के लिए 10⁻⁻44 मीटर स्क्वायर। और इसके लिए ऐसा कुछ आता नहीं है ना। फिफ्थ होता है किन पार्टिकल्स पे लगती है। ठीक है, पार्टिकल्स अफेक्टेड, किन पार्टिकल्स पे ये फोर्स लगती है। तो पहला आपका आ गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी आपकी क्वार्क्स और हेड्रॉन्स पे। तो क्वार्क्स और
हेड्रॉन्स। पार्टिकल अफेक्टेड जो होंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो आपके होंगे क्वार्क्स एंड हेड्रॉन्स। ईएम के लिए जो पार्टिकल अफेक्टेड होंगे या एक्सचेंज पार्टिकल जो होगा वो आपके होंगे चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल। वीक के लिए होंगे आपके लेप्टॉन्स। और ग्रेविटेशनल के लिए ऑल पार्टिकल्स हैविंग मास। ऑल पार्टिकल्स हैविंग मास। तो ये आपका हो गया पार्टिकल अफेक्टेड। सिक्स्थ आपकी प्रॉपर्टी है या पैरामीटर है जिसके बेसिस पे कर सकते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। वो कौन सा पार्टिकल है जो दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन करवाएगा। एक्सचेंज पार्टिकल जो फोर्सेस को एक्सचेंज कराएगा एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग के लिए वो पार्टिकल होगा ग्लूवॉन्स। ईएम के लिए होगा आपका फोटोन। वीक के लिए होगा इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन। और ग्रेविटेशनल के लिए वो होगा ग्रेविटॉन। सेवेंथ आपकी प्रॉपर्टी होगी स्पिन ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। स्पिन ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। आपकी जो ग्लूऑन है ग्लूऑन्स की स्पिन 1 होती है। फोटॉन की भी स्पिन 1 होती है। इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन में जो होता है वो आपका ओमेगा प्लस माइनस होता है और जेड जीरो होता है। ओमे इन दोनों की ही मतलब तीनों की ही स्पिन 1 होती है। ग्रेविटोन की स्पिन 2 होती है। ठीक है। अब स्पिन के साथ साथ अगर पैरिटी की बात करें इसी में मैं आपको पैरिटी भी बता दूं तो पैरिटी ग्लूऑन की पैरिटी नेगेटिव होती है। फोटोन की भी पैरिटी नेगेटिव होती है। ओमेगा बोसोन की पैरिटी की बात करें ओमेगा बोसोन की पैरिटी माइनस होगी और जेड की प्लस होगी। ग्रेविटोन की पैरिटी प्लस होगी। क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें आप स्पिन को ऐसे डिनोट करते हैं ये इस एस स्पिन है और प्लस से पैरिटी डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो अगर किसी पार्टिकल की स्पिन हाफ है और पैरिटी इवन है तो उसको हाफ प्लस लिख देंगे। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे पैरामीटर लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग ईएम वीक ग्रेविटेशनल। देखिए सेवेंथ उसके बाद एट्थ देखते हैं। एट्थ आपका आएगा मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। तो आपका ग्लूऑन था। ग्लूऑन का अगर मास की बात करें तो 140 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। फोटोन का मास जीरो होता है। ग्रेविटोन का भी मास जीरो होता है। वीक की बात करें तो वेक्टर बोसॉन जो थे आपके इंटरमीडिएट वेक्टर बोसॉन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर 100 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। ठीक है।
अच्छा, नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा? अगर नेचर ऑफ फोर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होगा वो होगा एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव फोर्स विद रिपल्सिव कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर सेम पार्टिकल्स हैं तो एट्रैक्टिव नहीं होगी, रिपल्सिव होगी। अगर अपोजिट पार्टिकल हैं तो एट्रैक्टिव होगी। जैसे अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल है एक नेगेटिव है तो एट्रैक्टिव होगी, दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव होगी। वीक की बात करें तो इसका बताना मुश्किल है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल आपकी ऑलवेज एट्रैक्टिव, ठीक है। अगर अगला बात करें तो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है इनको? थ्योरी टू एक्सप्लेन दीज फोर्सेस और इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमारे पास है क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, ठीक है। कलर के बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाता है। अगर आप कल को न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करने गए तो वहां पे इसको क्रोमोडायनेमिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके लिए होता है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके लिए आता है क्वांटम फ्लेवरोडायनेमिक्स। ग्रेविटेशन के लिए आता है क्वांटम ज्योमेट्रोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इंटरेक्शन के बेसिस पे। आपका डिवीजन हो गया स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल, ठीक है। अब हम अब हम बात करेंगे अलग अलग। अब जैसे कुछ टर्म्स आई थी, या उससे पहले आप पार्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि पार्टिकल्स का डिवीजन कैसे है, उनके स्पिन क्या होती है, बेरियन नंबर, लेप्टन नंबर, ये सब क्या होता है। तो या तो मैं पहले आपको बेरियन नंबर, लेप्टन नंबर, स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन, पैरिटी, इन सब के बारे में बताऊं और उसके बाद फिर पार्टिकल्स की डेफिनेशन बताऊं, या फिर पहले मैं आपको पार्टिकल्स बता दूं और उसके बाद ये बताऊं? तो मुझे लगता है पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि पैरिटी क्या होता है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं, आइसोस्पिन क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो अब मैं पहले पैरिटी वगैरह के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। तो अगर पैरिटी की बात करें, पैरिटी आपने पढ़ा भी होगा पहले। पैरिटी का मतलब होता है कि अगर आप
के पास कोई वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और उसमें आप कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर देते हैं, तो या तो आपके पास इन्वर्ट करने के बाद प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अगर आपके पास ये आता है, तो इसका मतलब है जो आपका वेव फंक्शन है वो इवन पैरिटी का है। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपका जो वेव फंक्शन है या स्पेस वाला जो पार्ट है, पैरिटी को लिख सकते हैं स्पेस इन्वर्जन अबाउट ओरिजिन। क्लियर है? तो इसका मतलब है आपका इवन पैरिटी है। ठीक है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। अच्छा, पैरिटी जो है वो वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के केस में नहीं आएगी। ठीक है, मतलब वो अलर्ट कर जाएगी, सिंपली मतलब ये है। तो पैरिटी अगर लिखें तो याद रखने वाली चीज ये है कि पैरिटी इज सेम फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स और सेम कितनी होगी? पैरिटी इज ऑड फॉर बोसॉन्स एंड एंटी बोसॉन्स। अब अगर फर्मियंस की बात करें, पैरिटी इज ऑपोजिट फॉर fermions and antifermions. Parity is even for fermions and odd for antifermions। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है पैरिटी में। अगर आगे बात करें, सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स की। स्ट्रेंजनेस क्या होता है? स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, आप आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर और स्ट्रेंज पार्टिकल मतलब जिस पार्टिकल का स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कुछ होगा, कुछ हो मतलब सर्टेन वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेंज पार्टिकल। अब स्ट्रेंज पार्टिकल क्यों आया? स्ट्रेंज पार्टिकल का कंसेप्ट इसलिए लाया गया, अच्छा पैरिटी की अगर बात करें, पैरिटी का कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि उसको डिफाइन किया जा सके। वेरी मतलब कि जो पार्टिकल आपके अमिट हुए हैं वो पार्टिकल वही पार्टिकल है देखने के लिए या दूसरा पार्टिकल है, इसके लिए स्पेस इन्वर्जन का कंसेप्ट लेके आया। जब हम पार्टिकल्स को क्रिएट या एलिनेट करते हैं वहां पर पैरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, तो इसलिए पैरिटी का कंसेप्ट लेके आया गया। सेकेंडली, स्ट्रेंज पार्टिकल का कंसेप्ट लेके इसलिए आया गया क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि प्रोड्यूस तो आपके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से हो रहे थे लेकिन डिके वीक इंटरेक्शन से हो रहे थे, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमिना था। तो इस फिनोमिना के लिए हम स्ट्रेंज पार्टिकल लेके आए। तो क्या था आपका कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स आर दोज particles which are produced which are produced via strong interaction and
डिके वाया वीक इंटरेक्शन। क्लियर है? जैसे इसके एग्जांपल हो गए आपके केमिसॉन एंड हाइप्रॉन। हाइप्रॉन के वही एग्जांपल है, याद करो। लेमडा, साई, ओमेगा, सिग्मा। ओके। थर्ड आपकी चीज आती है, अच्छा एक बात और लिख लेना स्ट्रेंज पार्टिकल के बारे में। स्ट्रेंज पार्टिकल्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। ओके। स्ट्रेंज पार्टिकल, स्ट्रेंज पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। ठीक है। और इनका लाइफ टाइम होता है greater than 10⁻³ - 23 seconds। ओके। सेकंड आपके पास आता है आइसोस्पेन। या तो आई से डिनोट करेंगे या टी से डिनोट करेंगे। स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करेंगे। ठीक है। आइसोस्पिन इज ओनली फॉर हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स में कौन कौन आते हैं उस दिन बताया था अभी पीछे, मेसॉन्स और वेरियंस। ठीक है। देखो क्या होता है, आइसोस्पिन का कंसेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो हर चीज में सेम आ रहे थे, लेकिन फिर उनको डिफरेंशिएट करना था। जैसे अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर आपके पास, जैसे अगर आपके पास कोई चार्ज फील्ड है, उसमें आप बता सकते हो कि चार्ज फील्ड में प्रोटॉन डिफ्लेक्ट करेगा, न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास चार्ज फील्ड नहीं है, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो फिर हम आइसोस्पिन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो अपर सिंगलेट, जैसे न्यूट्रॉन की बात करें तो इसके लिए आइसोस्पिन माइनस प्लस हाफ है, और इसके लिए भी प्लस हाफ है। लेकिन थर्ड कंपोनेंट जो है वो इसके लिए माइनस हाफ आ जाता है, इसके लिए प्लस हाफ आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जितने भी चीजें थी, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर हो गया, आइसोस्पिन हो गया, ये पार्टिकल को डिफरेंशिएट करने के लिए, पता करने के लिए कि कौन सा पार्टिकल क्या है। क्योंकि उस माइन्यूट लेवल पे जाके, उस इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हमने ये नए नए पार्टिकल्स इजाद किए, जैसे स्ट्रेनलेस क्वांटम नंबर, आइसोस्पिन, लेप्टन नंबर, बेरियन नंबर। ठीक है। तो आइसोस्पिन के लिए तो इसमें लिख लो अगर आपको लिखना है तो, हेड्रॉन्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, हेड्रॉन विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? मास, स्पिन, स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर एंड और भी ज्यादा हो सकते हैं, बट इन डिफरेंट
charge states are grouped together, are grouped together in form of isospin, in the form of isospin multiplet, ठीक है, and each multiplet and each multiplet is assigned, each multiplet is assigned isospin such that 2i plus 1 is equal to n, where n is number of charge state. अब ये n क्या है अभी बताता हूँ ना, जस्ट अ सेकंड। चार्ज स्टेट, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें पाई मेसोन जो पढ़ा था उसका आइसोस्पिन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 2i+1 = n। n मतलब है नंबर ऑफ चार्ज स्टेट, कितने कितने पे चार्ज स्टेट थे पाई मेसोन के? पाई जीरो, पाई प्लस, पाई माइनस, तीन। तो 2i+1 = 3। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास? 1। अब i की वैल्यू 1 आ गई, आइसोस्पिन 1 है। अगर थर्ड कंपोनेंट निकालना हो आइसोस्पिन का, तो कैसे निकालेंगे? वो चार्ज स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर पाई जीरो की बात करूं तो जीरो हो जाएगा i3 कंपोनेंट। पाई प्लस की बात करूं तो +1 हो जाएगा, और पाई माइनस की बात करूं तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट था, उसी में ही आगे था आपका कि आइसोस्पिन के कंसेप्ट में। देखिए ये आइसोस्पिन का कंसेप्ट कैसे इजाद हुआ उसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए बाकी आगे अगर कभी जरूरत पड़ेगी आएगा तो वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अ, अगर एग्जाम एमएससी के एग्जाम में कभी आ जाए तो उसमें आपको यही लिख के आना है आइसोस्पिन में, हेजनबर्ग इन 1932 first suggested that neutron and proton, neutron and proton, वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, should be treated as different charge states of one particle, the nucleons। वन स्टेट कौन सा? न्यूक्लियॉन्स।
तो इसका अगर आइसोस्पिन की देखना हो तो इसको आप टोटल एंगुलर मोमेंटम की एनालॉगी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए एन एनालॉगी विद एंगुलर मोमेंटम जे एंड इट्स कंपोनेंट J1 J2 J3। पहले नीचे लिखा था ना I1 I2 I3। ठीक है, I1 I2 I3, या JX JY JZ। तो ऐसे ही IX IY IZ। ठीक है, द कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स द कोरस्पोंडिंग components of isospin are usually referred as I1 I2 I3 और IX IY IZ, where I3 और IZ is the third component of isospin। ठीक है, और वो मल्टीप्लेट तो मैंने आपको निकालना सिखाई दिया है। ठीक है, तो जैसे बताया था ना 2I+1 इज इक्वल टू n। तो थर्ड कंपोनेंट क्या होगा आपका, यहाँ से I कैलकुलेट हो जाएगा आपका, I जो भी आएगा तो +I 2 - I। जैसे पिछले केस में हमने अभी देखा ना बनाया था, I1 आया था, तो I कहाँ से कहाँ तक जाएगा, +1 2 - 1 विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी। मतलब एक के डिफरेंस पे चलेगा, तो +1 से -1 तक जाना है, और एक के अंतर पे तो 1, एक का अंतर आया 0, एक का अंतर आया -1। ठीक है, अंतर मतलब डिफरेंस। तो प्लस देखो 1 और 0 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 0 और -1 में कितने का डिफरेंस है, -1 का। तो विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी का ये मतलब है। ठीक है, तो आइसोस्पिन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, स्ट्रेंज पार्टिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो अब मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, और वहीं से आपके मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे नेट गेट के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे टेबल पहले बनाई थी ऐसे ही हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम आपका पार्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे उस पार्टिकल से रिलेटेड सिंबल लिखेंगे, यहाँ पे उसका एंटी पार्टिकल लिखेंगे, यहाँ पे उसकी स्पिन लिखेंगे, स्पिन के बाद वेरिएंट नंबर लिखेंगे, वेरिएंट नंबर के बाद लेप्टन नंबर लिखेंगे, लेप्टन नंबर के बाद आइसोस्पिन लिखेंगे, आइसोस्पिन के बाद थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन लिखेंगे, स्ट्रेंजनेस लिखेंगे, और फिर हाइपर चार्ज लिखेंगे। हाइपर चार्ज का फॉर्मूला होता है, वाई से डिनोट करेंगे, वेरिएंट नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस। ठीक है, तो पहला जो पार्टिकल आएगा वो आपका आएगा ग्रेविटोन। ग्रेविटोन का सिंबल है जी, उसका एंटी पार्टिकल जी बताया था ना।
कुछ पार्टिकल बताए थे जो अपने आप के ही एंटी पार्टिकल होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ग्रेविटोन है, फोटोन है, ईटा नोट है, पाइज नोट है। ठीक है। इसकी स्पिन है 2, बेरियन नंबर नहीं होता, लेप्टन नंबर भी नहीं होता, आइसो स्पिन भी नहीं होती, थर्ड कंपोनेंट नहीं है, स्ट्रेंजनेस नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे एक और बना दो, ठीक है, दोनों के बीच में एक पेरिटी का एक और, पेरिटी उसके बाद हाइपर चार्ज, y इज इक्वल टू u प्लस एस। पेरिटी भी नहीं है और हाइपर चार्ज नहीं। उसके बाद आता आपका फोटोन, गामा से डिनोट करेंगे। एंटी पार्टिकल खुद का खुद ही होता है, स्पिन 1 है, बेरियन नंबर नहीं है, लेप्टन नंबर नहीं है, आइसोस्पिन नहीं है, थर्ड कंपोनेंट नहीं है, स्ट्रेंजनेस नहीं है, पेरिटी नहीं है, हाइपर चार्ज भी नहीं है। उसके बाद आते हैं आपके लेप्टॉन। ठीक है, लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में फिर आपके आएंगे, सबसे पहले आता है आपका न्यूट्रिनो। ठीक है। न्यूट्रिनो में आपके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो। एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, टाउ एंटी न्यूट्रिनो, म्यू एंटी न्यूट्रिनो। स्पिन, स्पिन इनकी होगी हाफ। ठीक है। बेरियन नंबर नहीं होता, लेप्टन नंबर +1 पार्टिकल के लिए, एंटी पार्टिकल के लिए -1, याद रखना। ठीक है। आइसोस्पिन नहीं होती। अब जब आइसोस्पिन ही नहीं है तो थर्ड कंपोनेंट भी नहीं हो आइसोस्पिन का, स्ट्रेंजनेस भी नहीं होगी। पेरिटी, पेरिटी लिखना। पेरिटी, पेरिटी इज सेम फॉर बोसॉन्स, लिखा हुई थी ना पीछे जब पेरिटी बताई थी ना, इनके लिए, लेप्टन्स के लिए, मतलब बोसॉन्स के लिए और फर्मियंस के लिए बताई थी ना। ठीक है, सेम फॉर बोसॉन्स और अपोजिट फॉर फर्मियंस। तो ये फर्मियंस है तो अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट फॉर फर्मियंस। ठीक है। तो हाइपर चार्ज होता ही नहीं। उसके बाद न्यूट्रिनो के बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन, सिंबल एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्लस, स्पिन प्लस, ये इवन पैरिटी होती है। ठीक है। ये जो प्लस का साइन है ये पैरिटी को डिनोट कर रहा है, ऐसे लिखते हैं ना स्पिन को, जे पैरिटी या जे पी, ये सिंबल देखा होगा आपने बना हुआ। तो ये प्लस है और ऊपर प्लस पैरिटी लिखा हुआ है। बेरियन नंबर नहीं होता, प्लस इलेक्ट्रॉन के लिए, -1 पॉजिट्रॉन के लिए लेफ्ट नंबर। आइसोस्पिन नहीं, थर्ड कंपोनेंट नहीं, हाइपर चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन के बाद फिर आपका आता है म्यूऑन, हाफ प्लस, प्लस एंटी पार्टिकल के लिए माइनस आ जाएगा। ठीक है। म्यूऑन के बाद टाउ, हाफ प्लस, +1। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा पायोन, मतलब अब मिसोन चलेंगे। ठीक है। मिसोन्स, लेप्टन्स के बाद मिसोन्स। तो मिसोन्स में आपका पहला आएगा पायोन, पायोन में पाई+, पाई-, पाई0। एंटी पार्टिकल पाई प्लस का पाई माइनस,
पाई माइनस का पाई प्लस, और पाई जीरो खुद का है ही। स्पिन होगा जीरो माइनस, बैरियर नंबर नहीं होता, लेप्टन नंबर नहीं होता, आइसो स्पिन नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, आइसो स्पिन है, क्यों नहीं है? प्लस वन निकलवाई तो थी। ठीक है, एक सेकंड। तो आइसो स्पिन वन, जस्ट तो आइसो स्पिन वन। अब थर्ड कंपोनेंट, पाई जीरो के लिए जीरो, पाई प्लस के लिए प्लस वन, पाई माइनस के लिए माइनस वन। स्ट्रेंजनेस, पायोन के लिए स्ट्रेंजनेस जीरो, मतलब नहीं होती। पेरिटी, ओड पेरिटी है पायोन्स की। ठीक है, माइनस लगा वन, ओड पेरिटी। प्लस हो तो इवन पेरिटी। पायोन के भी याद आता है आपका, केऑन, के प्लस, के जीरो, एंटी पार्टिकल के माइनस, के जीरो बार, स्पिन जीरो माइनस, तो माइनस है तो पेरिटी ओड। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो पेरिटी इवन, है ना। बेरियन नंबर नहीं है, लेप्टन नंबर नहीं है, आइसोस्पिन। तो कितना आ गया? दो पार्टिकल है, टू आई प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो वन हाफ, हाफ आ गया। अब देखो हाफ आया है, तो के प्लस के लिए प्लस हाफ, और के जीरो के लिए माइनस हाफ। स्ट्रेंजनेस यहाँ पे आएगी, के प्लस के लिए स्ट्रेंजनेस आएगी प्लस वन, और के जीरो के लिए स्ट्रेंजनेस आएगी प्लस वन। ठीक है, तो दोनों के लिए स्ट्रेंजनेस प्लस वन। पेरिटी ओड ही है। केओन के बाद आपका आ जाएगा ईटा मेसोन, ईटा मेसोन। ईटा मेसोन के बाद ईटा मेसोन आ गया, ईटा जीरो, ईटा डैश, तो ईटा जीरो का ईटा जीरो ही है, और ईटा डैश का ईटा डैश ही है, जीरो माइनस यही है। अच्छा ये एक एक पार्टिकल है सेपरेट, ऐसे मत समझ लेना कि टू आई प्लस वन ये भी दो थे तो ये जीरो ही हो गए। तो इसका आइसोस्पिन जीरो आ जाता है। कैसा आ जाता है? टू आई प्लस वन इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक ही पार्टिकल है ना। ईटा जीरो एक पार्टिकल था उस टाइम पे, ईटा डैश फिर बाद में आया, वो भी सिंगल पार्टिकल आया। तो टू आई प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो टू आई इज इक्वल टू जीरो, तो आई कितना आ गया? जीरो, तो इसलिए जीरो। थर्ड कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा, स्ट्रेंजनेस नहीं है, और पैरिटी ओड। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेरियंस। तो ये मीसोन हो गए, लेप्टॉन्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं आपके बेरियंस। बेरियंस में पहला आपका आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल पी, एंटी पार्टिकल पी बार, स्पिन हो जाएगी हाफ प्लस, इसका बेरियन नंबर प्लस वन, क्योंकि ये बेरियन है ना, ये आगे देखो बेरियन, तो बेरियन नंबर प्लस वन, लेप्टन नंबर नहीं होगा। आइसोस्पिन हाफ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन प्लस हाफ, स्ट्रेंजनेस नहीं होगी, पेरिटी इवन, हाइपरचार्ज। अच्छा हाइपरचार्ज यहाँ पे फिर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बेरियन नंबर है वन, स्ट्रेंजनेस नहीं है, तो हाइपरचार्ज आ जाएगा प्लस वन। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए सिंबल एन, एंटी न्यूट्रॉन के लिए एन बार, स्पिन पैरिटी हाफ प्लस, बेरियन नंबर प्लस वन,
आइसोस्पिन हाफ, थर्ड कंपोनेंट माइनस हाफ, स्ट्रेंजनेस नहीं है, पेरिटी इवन है, तो हाइपर चार्ज हो जाएगा +1। ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा लेमडा, लेमडा नोट, एंटी पार्टिकल लेमडा नोट बार, स्पिन हाफ प्लस, वेरिएंट नंबर +1, आइसो स्पिन 0, थर्ड कंपोनेंट 0, स्ट्रेंजनेस -1, पेरिटी इवन, और हाइपर चार्ज आपका आ जाएगा, देखो, वेरिएंट नंबर +1, स्ट्रेंजनेस -1, तो हाइपर चार्ज आ जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये ऊपर के दो मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि इसी में आ जाएगा आपका। जस्ट ओके। सो नेक्स्ट पार्टिकल इज सिग्मा। सिंबल सिग्मा का सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, एंड सिग्मा 0। एंटी पार्टिकल सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा 0 बार। स्पिन हाफ प्लस, बेरियन नंबर +1, लेप्टन नंबर नहीं होता। आइसोस्पिन +1, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, प्लस के लिए +1, 0 के लिए 0, -1 के लिए -1। स्ट्रेंजनेस सिग्मा के लिए -1, पेरिटी इवन, हाइपर चार्ज अगेन 0। सिग्मा के बाद आपका आता है साई। साई का सिंबल सिग्मा 0 एंड सिग्मा माइनस, एंटी पार्टिकल सिग्मा 0 बार एंड सिग्मा माइनस बार। स्पिन आपका आ गया हाफ प्लस, बेरियर नंबर +1, लेप्टन नंबर नहीं होता। आइसो स्पिन हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, मतलब 0 के लिए प्लस हाफ, माइनस वाले के लिए माइनस हाफ। स्ट्रेंजनेस -2, पेरिटी इवन, हाइपर चार्ज -1। अब एक लास्ट बच गया आपका, गेस करो क्या होगा, बताया हुआ है मैंने पीछे। ठीक है। आपके पास आपका लेमडा हो गया, सिग्मा हो गया, साई हो गया, तो कौन सा बचा? देखिए, अब आपके पास बचा है सिर्फ ओमेगा। ठीक है। तो ओमेगा का सिंबल ओमेगा माइनस, इसका एंटी पार्टिकल ओमेगा माइनस बार, स्पिन 3/2 प्लस, बेरियर नंबर +1, लेप्टन नंबर 0, मतलब नहीं होता तो 0 ही है। ठीक है। आइसो स्पिन 0, थर्ड कंपोनेंट 0, स्ट्रेंजनेस -3, पेरिटी इवन, हाइपर चार्ज -2। ये आएगा -2, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, अभी करेक्ट, -2। तो ये आपका पूरा चार्ट हो गया। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके जितने भी क्वेश्चन है नेट में वो सारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, और मैं देखता हूँ ये पार्टिकल फिजिक्स कितने पार्ट में आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।